इस डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मोड के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। मेरी पिछली क्लास के अंतर्गत लोगों ने बेसिक बात की थी इतिहास को लेकर के, है ना। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कल परसों आप मेरी क्लास के अंतर्गत थे नहीं, इसको अपन बाहर ले लेते हैं। देखो भाई, मैंने आप लोगों से पिछली क्लास के अंतर्गत ये कहा था कि जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें हमेशा, है ना। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो। इंडियन हिस्ट्री की हम लोगों ने बात की परसों, मैंने कुछ बेसिक्स बातें बताई थी। मैंने कहा था जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब भी आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसका एक जो माइंड मैप है वो कहाँ होना चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। चीजों को रटने की बजाय चीजों को समझने पर अगर हमारा फोकस ज्यादा हो तो चीजें बेटर तरीके से समझ में आती है ना। तो मेरी 2-3-4 क्लासेस जो चलेंगी बेसिक चलेंगी खाली। इसके अंतर्गत अपन बिल्कुल डाउन से जीरो से उठाएंगे चीजों को, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो इस क्लास के अंतर्गत बीएससी आपने किया हुआ है ना, तो उधर हमारा कुछ कनेक्शन रहा ही नहीं कभी हिस्ट्री से। तो अगर अपन डायरेक्ट ही चीजों पे बात करें और डायरेक्ट अगर पॉइंट को हम उठाएं तो शायद बेटर तरीके से हमारे समझ में वो चीज ना आए, ठीक है ना। तो परसों की क्लास के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया था कि इतिहास जो है आप 3 बुक इसके अंतर्गत पढ़ते हैं जब आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वो आप आरएस दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम और दे रहे हो। श्रवण चौधरी, मीनू चौधरी, नमस्कार। तो जब भी आप कंपटीशन दे रहे होते हैं तो आपको 3 बुक पढ़नी पड़ती है हिस्ट्री के अंतर्गत। पहली बुक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरी बुक का नाम क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये बेसिक बात तो आपको पता होगी ना। और तीसरी बुक का नाम क्या आपकी का, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के अंतर्गत आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आप लोग 2 हिस्सों के अंतर्गत पढ़ोगे आगे जाके, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के बाद आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो छोटे छोटे कबीले थे जो आगे जाके जन कहलाएंगे, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जनपदों में। और यही जनपद महाजनपद के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और आप कितने महाजनपद पढ़ोगे उस समय पर, 16। कितने पढ़ोगे? और उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद होगा मगध महाजनपद, जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे और वंश पढ़ोगे आप, जिसमें आपका आगे जाकर के एक वंश निकल के सामने आएगा, मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश। जिसके अंतर्गत आप राजा पढ़ोगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अंतिम शासक होगा इसका बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर दिया कौन? पुष्यमित्र शुंग। सावरा सीरा, गुड इवनिंग। इसके बाद आप देखोगे मौर्य काल के बाद आप पढ़ोगे मौर्योत्तर काल, जिसके अंतर्गत और बहुत सारे वंश आएंगे, जिसमें एक तो है शुंग और सातवाहन वंश। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कुषाण वंश, नाम सुना है आप लोगों ने, कुषाण शासक कनिष्क का, है ना, तो वो है कुषाण वंश। इसके बाद आप पढ़ोगे मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल, आप लोगों ने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का, जिसके दरबार के अंतर्गत नवरत्न रहते थे, है ना, जिनमें कालिदास, छपनक, बरहामीर, घटकरपर, बेताल भट्ट, शंकु, ये सब नवरत्न शामिल है। इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे स्कंदगुप्त, और आप आगे जाकर के पढ़ोगे गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल पढ़ोगे? और उस गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आप पढ़ोगे राजा हर्षवर्धन को। किसको पढ़ेंगे आप? हर्षवर्धन को। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत ये आपके टॉपिक हुए सारे के सारे, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और बिल्कुल हर्षवर्धन तक। जैसे ही आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे आप ये जानेंगे कि इसका नाम ही हम लोगों ने क्या रख दिया पूरा का पूरा, मध्यकालीन। और इस काल के अंतर्गत आप देखोगे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक राजा नहीं बचेगा जो पूरे के पूरे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सके। इसी दौर के अंतर्गत हिंदुस्तान में एंट्री होगी अरबों की। हिंदुस्तान में पहला अरब आक्रमण कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। नाम सुना है मोहम्मद बिन कासिम का?
सिंध का एक राजा है दाहिर, उसके ऊपर आक्रमण करेगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम, अरबी आक्रमणकारी है। और इसके बाद में आप पढ़ोगे दो तुर्की आक्रमण, जिनमें पहला होगा महमूद गजनवी का और दूसरा होगा मोहम्मद गौरी का। ये वही मोहम्मद गौरी है जो तराइन का युद्ध लड़ेगा किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में, 1191 का और 1192 का। और जैसे ही आप देखोगे तो इस युद्ध के अंतर्गत आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी जो है वो धीरे धीरे इन युद्धों के माध्यम से खुद को एस्टेब्लिश करता है। और मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो मोहम्मद गौरी के लेकिन बहुत सारे गुलाम थे। जब भी मोहम्मद गौरी से पूछा जाता था कि आप इतने बड़े साम्राज्य का करेंगे क्या, मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरे मरने के बाद में मेरे जो लाखों गुलाम हैं वो मेरे बेटों के रूप में इस राज्य की सेवा करेंगे। और उन्हीं गुलामों में से गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उसका, सुना है ना? कुतुब मीनार का नाम सुना है? कहां पर है? दिल्ली के अंतर्गत है। कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाएगा। और वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी कौन से वंश की? गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वो रूल कहां से करेगा? दिल्ली से नहीं करेगा। कहां से करेगा? लाहौर से। लाहौर की गद्दी से ही शासन करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला जो व्यक्ति है गुलाम वंश का जो दिल्ली के अंतर्गत आकर के बैठेगा उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इसीलिए दिल्ली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे गुलाम वंश। रजिया का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इल्तुतमिश के बाद में रजिया बनेगी। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा बलबन का। वो सारे कौन से वंश के शासक हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आप पढ़ोगे क्या? खिलजी वंश। इससे तो आप परिचित होंगे सारे। जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है ना? बलबन के दो बेटे कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या के बाद में। और जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सब जानते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे आक्रमण जो है वो हिंदुस्तान के अंतर्गत करेगा, राजस्थान के अंतर्गत करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा रणथंभौर पर अभियान, आप लोगों ने पढ़ा होगा चित्तौड़गढ़ पर अभियान, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण। ये सब कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी करेगा। और दो शासकों को पढ़ने के बाद में ये दो शासक इंपॉर्टेंट है कौन से वंश के अंतर्गत? खिलजी वंश के अंतर्गत। काबुल लेक्चर, नमस्कार। गुलाम और खिलजी के बाद में आप क्या पढ़ोगे? तुगलक। क्या पढ़ोगे आप? तुगलक। इस तुगलक वंश के अंतर्गत आप देखोगे कि किस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक का नाम सुना आप लोगों ने? गयासुद्दीन तुगलक क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक है। बेसिक बात चल रही है खाली अभी, है ना? और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आप देखोगे एक राजा रूल करेगा हिंदुस्तान के अंतर्गत जो कि मध्यकालीन भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है, लेकिन उसे कहा जाएगा पागल सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी 5 पॉलिसीज के तहत क्या माना जाएगा? पागल सुल्तान माना जाएगा। क्योंकि वो 5 पॉलिसीज चलाता है, वो पांचों की पांचों लगातार एक के साथ एक क्या होती है? असफल होती है। जिनमें आप देखोगे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से राजधानी को उठाए कहां ले जाएगा? दौलताबाद। सब बढ़िया था राजधानी। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने 2-2 राजधानी रखी है। अंग्रेजों के समय में 2 राजधानी थी, आया ना? माउंट आबू के अंतर्गत और रखते थे ना वो राजधानी, शिमला। सर्दियों गर्मियों के अंतर्गत वहां पर वो लोग चले जाया करते थे, ठीक है ना? कनिष्क जो है वो 2 राजधानी रखता है। तो ऐसा कोई अलग प्रयोग नहीं किया था उसने। गलती क्या की थी कि पूरा का पूरा सिस्टम उठा करके कहां ले गया? दौलताबाद। अब जो जनता है वो क्या हुई? परेशान हुई इससे। और गर्मियों के दिन की बात वैसे है, भयंकर दोपहर के दिन थे, ठीक है ना? तो दिल्ली से इसने राजधानी को चेंज किया। जब उससे पूछा गया कि आपने राजधानी परिवर्तित क्यों किया, तो उसका एक बड़ा हास्यास्पद जवाब मिलता है। वो ये कहता है कि यहां दिल्ली के जो लोग हैं वो मुझे लेटर लिख लिख के गालियां देते थे, इसलिए मैंने उनको दंड देने के लिए क्या किया है? राजधानी का परिवर्तन किया। अब ये मान सकते हैं किसी सुल्तान को दिल्ली की आम जनता पहली बात तो लेटर लिखे, लेटर में गालियां लिखे, फिर लेटर को कहां फेंके? सुल्तान के पास फेंके कि भाई हमने तुझे गाली दे रहे इसलिए तू दिल्ली को मतलब राजधानी चेंज कर दे। ये एक तर्क मिलता है वहां पर। हालांकि मूल तर्क तो ये मिलता है कि दिल्ली जो है वो दक्षिणी भारत से काफी दूर था, इसलिए दिल्ली से कहां पर लेके गया वो? दौलताबाद। एक और परिवर्तन है इसका, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या किया था? पुराने वाले नोट बंद किए थे ना सारे के सारे, और नए नोट लेकर के आए थे। ऐसे ही मुद्रा का जो चेंजेस है वो किसने किया है? यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसको बोलते हैं। क्या किया है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगी। वहां गड़बड़ क्या होगी कि चांदी के सिक्के के स्थान पर उसी के बराबर की वैल्यू की वो तांबे की का सिक्का निकालता है।
लेकिन गलती क्या होती है, राजकीय मोहर या राजकीय चिन्ह लगाना उस पर वो भूल जाता है या फिर वो नहीं लगाता है। समकालीन जितने सारे इतिहासकार वो लिखते हैं कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, लोगों ने काम धंधे सब छोड़ दिए और घरों के अंदर क्या छापने लग गए, सिक्के। फॉइल होनी ऐसे पहले होनी है भाई अपने आप ही। और जब उसको पता चला कि बहुत सारे सिक्के लोगों ने यहां पर कर लिए तो उसने कहा बंद करो सब कुछ, जिसके पास में तांबे के मौजूद हैं वो मुझे वापस कर दे और मैं आपको बदले में क्या दूंगा, चांदी के सिक्के दूंगा। लोगों ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि जितने मात्रा के अंतर्गत छापोगे उतनी मात्रा के अंतर्गत क्या मिलेगा, आपको सिक्के मिलेंगे। ये इसका अभियान अनसक्सेसफुल हो गया। एक क्या किया इसने, कराचिल पर आक्रमण करने की सोची इसने, बढ़िया सब माहौल था, इसको लगा कि मैं आक्रमण कर लूंगा। और गलती क्या हुई, इससे 3 लाख की सेना इसने रिक्रूट कर ली। कितनी, 3 लाख बेरोजगारों को आर्मी के अंदर भर्ती कर लिया। और भाई ने क्या किया, 1 साल का पूरा जो सैलरी था, उनका वेतन बनता था 1 साल का, पहले फिक्स कर दे दिया उनको 1 साल तक का कि ले जाओ। और तारीख फिक्स कर दी कि अपन फला तारीख को आक्रमण करेंगे। और आक्रमण नहीं कर पाए आगे जाके किसी कारणवश, बात करेंगे उस पर अपन। अब वो जो 3 लाख लोग हैं वो तो खुद को क्या मान के बैठे हुए हैं, रोजगार, हमको रोजगार मिल गया। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा उनसे, खत्म भाई, जो हथियार तुम लेके गए वापस जमा कराओ यहां पे। अब वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे तुम्हारे खिलाफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसे लोग पर आगे जाके क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्या, पागल सुल्तान। हालांकि दिल्ली का सल्तनत कालीन शासकों का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी होती है, ये अपने वक्त से बहुत आगे चल रहा था। आदमी को अपने वक्त से अगर बहुत आगे चलता है तब भी लोग क्या कहते हैं, पागल है। गाना सुना ना, ये लड़की पागल है, वो कैसे बनाए है, यही है। तो लॉजिकल चीज इसके अंतर्गत ये है कि पहले गुलाम बन जाएगा, फिर खिलजी, फिर क्या आएगा, तुगलक, और तुगलक के बाद में आप क्या पढ़ोगे, सैयद बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, और इस सैयद वंश के अंतर्गत आपको एकमात्र व्यक्ति याद रखना है, खिज्र खान। इसी दौर के अंतर्गत आप हिंदुस्तान में कैसे व्यक्ति का आक्रमण देखोगे, इसका नाम है तैमूर लंग। लंग का मतलब था लंगड़ा, एक ऐसा आदमी जो एक पैर से लंगड़ा है। 1398 में आक्रमण करता है हिंदुस्तान के अंतर्गत, और दिल्ली में बहुत बड़ा कत्लेआम मचाता है, बहुत बड़ा कत्लेआम मचाता है। 1398 तैमूर लंग। इसके बाद आप देखोगे सैयद वंश के बाद में एक वंश आएगा लोधी वंश, और ये लास्ट वंश है कौन सा, गुलाम वंश का। पहले कौन सा वंश पढ़ा आप लोगों ने, गुलाम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गुलाम, फिर पढ़ेंगे अपन खिलजी, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, तुगलक, फिर क्या पढ़ेंगे, सैयद। सबसे लास्ट में कौन सा वंश आएगा, लोधी वंश। पूनम बोल रही है इसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो पूनम, है ना, असफल तो हो जाती है, लेकिन क्यों हो जाती है ये अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल आर्यन, लोधी वंश। इस लोधी वंश के अंतर्गत आप पढ़ोगे, एक नाम है, बताओ कौन है संस्थापक इसका, बहलोल लोधी, नाम सुना है, बहलोल लोधी। वो बहलोली सिक्के चलाएगा, और बहलोल लोधी के बाद में गद्दी पर बैठेगा सिकंदर लोधी, जो आगरा की क्या करेगा, स्थापना करेगा, और आगरा को अपनी क्या बनाएगा, राजधानी। और इस सिकंदर लोधी के बाद में एक राजा बनेगा इब्राहिम लोधी। और जैसे इब्राहिम लोधी यहां पर बैठता है, विश्व के एक दूसरे हिस्से के अंतर्गत एक और नया आदमी पैदा हो रहा है, जिसका नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और मैंने परसों की क्लास के अंतर्गत आपको बताया था कि हिंदुस्तान के अंतर्गत आक्रमण करने का एकमात्र रूट, जितने सारे लोग आक्रमण करेंगे हिंदुस्तान में, वो जगह कौन सी है, उत्तरी पश्चिमी। कहां से आक्रमण करेंगे, उत्तरी पश्चिमी भारत से आक्रमण करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी उन सीमाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश ही नहीं की। हम लोग बस बिजी थे, मस्त थे। जयपुर वाले राजा को जयपुर से मतलब था बस। अगर जयपुर के बाहर विराटनगर में भी कहीं आक्रमण हो गया ना, तो जयपुर वाला सोचता था कि ठीक है यार, जब विराटनगर वाले तक ही तो पहुंचे, अभी मेरे तक तो बात की बात है। अगर पहले ही उन समस्याओं का सोल्यूशन कर लेते तो आगे जाकर के बहुत सारी और चीजें का जो चीजें हमको देखने को मिली वो सब नहीं होती। तो एंट्री किसकी होती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। एंट्री होने के पीछे मूल कारण क्या था, बाबर के हाथों से समरकंद और फरगना ये दोनों ही निकल चुके थे। बाबर को एक ऐसी जमीन की तलाश थी जहां पर वो ना सिर्फ अपने शत्रुओं से मुकाबला कर सके, अब तो उस जमीन के ऊपर खड़ा होकर के एक बहुत बढ़िया साम्राज्य की स्थापना कर सके। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को वो सबसे बढ़िया और मुफीद जगह क्या लगी, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जैसी एंट्री होगी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उस समय पर उत्तरी भारत का टॉप मोस्ट राजा है राणा संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा। नाम सुना है ना,
तो बाबर की जब एंट्री होगी हिंदुस्तान के अंतर्गत, तो सबसे पहले उसको किसको डिफीट करना जरूरी है? इब्राहिम लोदी को। और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। और इस युद्ध के अंतर्गत बाबर जो है वह इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान के अंतर्गत मार देता है। और याद रखना, यह पहला शासक है जो युद्ध भूमि के अंतर्गत मारा जाता है, इब्राहिम लोदी। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया किसका? इब्राहिम लोदी का। यानी कि अब आपका दिल्ली के अंतर्गत क्या हो गया? कंट्रोल। बाबर के 4 बेटे हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जब बाबर दिल्ली पर अटैक करता है, उसी समय के अंतर्गत हुमायूं किसको कंट्रोल करता है? आगरा को। किसको जीतता है? आगरा को जीतता है। दोनों जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं वो किसके कब्जे में आ गया? बाबर के में। और अब बाबर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? किसको कंट्रोल करना? एक ऐसे राजा को कंट्रोल करना जो राजपूती राजाओं का सिरमौर बना हुआ है। कौन? राणा सांगा। और तब आप सबको पता है कि युद्ध होता है कौन सा? खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध जो है, ये जब आप कभी भरतपुर जाओगे तो भरतपुर से और जो आगरा वाला रोड है, यह एक गांव पड़ता है खनुआ। आज भी तुम वहां जाओगे ना तो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। आज भी वहां पर राणा सांगा की एक बहुत बड़ी मूर्ति जो है घोड़े पे बैठी हुई वो लगा रखी है खनुआ गांव के अंतर्गत। जहां जहां पर वो युद्ध हुआ था वो सब चीज वहां पर मौजूद है। बहुत मजबूत आदमी है, दृढ़ आदमी है बहुत ज्यादा, और बहुत मोस्ट पावरफुल आदमी है। राजस्थान के अंतर्गत पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक प्रथा चलती है पाती पेरवन प्रथा। उस पाती पेरवन प्रथा के तहत यानी कि एक झंडे के नीचे खड़े होकर के सारे राजपूत राजा जो है क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। लेकिन एक गलती होती है। गलती क्या होती है? राजपूतों के बारे में कहा जाता है राजपूत युद्ध में मरना जानते हैं, क्या नहीं जानते? लड़ना। हम जितने सारे हमारे यहां पर लोग थे ना, समझ में नहीं आता कि वो युद्ध को भी क्या समझते थे। युद्ध के अंदर भी हम लोगों ने नियम बना रखे थे बहुत सारे। तुम सपोज नहीं कर सकते कि युद्ध में कोई नियम चलता है क्या? तुम लोगों ने एक लाइन सुनी होगी बहुत बार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में और जंग में सब जायज है, टारगेट अचीव होना चाहिए। आया ना? शाम दाम दंड और भेद। लेकिन हम लोगों ने नियम बना रखे थे उसके, शाम को 6 बजे के बाद अटैक नहीं करेंगे। अगर एक हाथ व्यक्ति के हाथ में तलवार नहीं, आप अपनी तलवार उसको देंगे। उसका मन नहीं युद्ध करने का, आप उसको खुद बाहर छोड़ के आएंगे, उसके साथ आप युद्ध नहीं करेंगे। ये चलता है कि हम लोग के अंतर्गत। दूसरी तरफ आप देखोगे तुर्की और अरबी, एक व्यक्ति से एक ही आदमी लड़ रहा है हमारे यहां पर, और वो एक आदमी के ऊपर 10-10 लोग आक्रमण कर रहे हैं एक साथ। बहुत क्रूर तरीके से आदमी को मार रहे हैं। एक टेरर जो है, एक डर जो है वो बिठाते हैं लोगों के अंतर्गत। फिर हम लोगों ने कभी भी कोई चालाकियां नहीं की युद्धों के अंतर्गत। जितने सारे युद्ध आप पढ़ोगे, जितने भी सारे अटैकर्स के, उन सारे अटैकर्स ने यहां पर जो युद्ध जीते हैं वो सब किसी न किसी छल से जीते हैं। गाय का मांस काट करके और जो पानी की सप्लाई होती है उसके अंदर डाल दिया। हमारे यहां पर विभीषणों की कमी थी नहीं, ना यहां पर गद्दारों की कमी थी। चंद पैसों और सिक्कों के अंतर्गत वो लोग बिक जाया करते थे। यही काम हर युद्ध के अंतर्गत हुआ है। ठीक है ना? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है 1527 में। कौन सा? खानवा का। कहा जाता है इस खानवा के युद्ध के अंतर्गत घायल हो गया था कौन? सांगा। एक आंख पहले से नहीं थी, बचपन में ही भाइयों के साथ में संघर्ष हो गया था और भाइयों ने एक आंख फोड़ दी थी पहले से ही। ठीक है ना? और इस युद्ध के अंतर्गत एक हाथ, एक पैर और शरीर के अंतर्गत ऐसा बताते हैं बॉडी में लगभग 80 घाव जो है, कहीं के 87 मिल जाएंगे देखने को। अब वो काउंट तो किसी ने नहीं किया, 81, 82, 83, 84, एक मोटा मोटा अनुमान है। ठीक है ना? इतने घाव है। बारिश का टाइम है, बहुत बढ़िया। और अगर लोहे की तलवारों से अगर वो घाव हुए तो टिटनेस होने के वैसे बहुत ज्यादा चांस है। और जब उसको होश आता है राणा सांगा को, तो वो क्या बोलते हैं? मुझे यहां लेके कौन आया? मुझे वापस से कहां लेके चलो? युद्ध भूमि के अंतर्गत लेके चलो। तुम सोचो ना कितना मजबूत आदमी रहा होगा। क्या कह रहा है इतना सब होने के बावजूद भी कि मुझे यहां लेके कौन आया, उठा के कौन लाया पे, वापस लेके चलो। और कहा जाता है कि उनमें से ही कुछ सरदारों ने जहर दे दिया, राजपूत सरदारों ने। किसको? सांगा। ओवरऑल कहानी खत्म हुई और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंतर्गत अब कौन स्टेब्लिश होता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे बाबर, बाबर के बाद आप पढ़ोगे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये शासक आप पढ़ोगे। और जैसे औरंगजेब खत्म होगा, आप देखेंगे कि औरंगजेब अपने जीवन काल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहां निकालता है? दक्षिणी भारत में। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा।
ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला, यहां इस हिस्से के अंतर्गत आप देखोगे यहां ये वाली जो बेल्ट है छोटी वाली, यहां पर है मराठे। यहां पर कौन है? मराठे इस जगह। और ये मराठे जो है आसपास जो साम्राज्य है, आप एक साम्राज्य पढ़ोगे आगे जाकर के, बहमनी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। जो बहमनी साम्राज्य आगे जाके 5 हिस्सों के अंतर्गत बढ़ जाएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, ये 5 हिस्से हो जाएंगे किसके? बहमनी के। और यहां पर इन मराठों के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। वो ये सोचते हैं कि हमको किसी के अधीन शासन करने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का हम क्या बनेंगे? साम्राज्य बनेंगे, हमारा खुद का हम एम्पायर खड़ा करेंगे। और छत्रपति शिवाजी बीजापुर, गोलकुंडा, इनके किलों को जीत करके और यहां पर एक साम्राज्य की रखते हैं। कौन से साम्राज्य की? मराठा साम्राज्य, जिसे आप जानते हैं मराठा स्वराज के नाम से। अपना पूरा का पूरा जीवन काल का आधा हिस्सा औरंगजेब घोड़े की पीठ पर बैठाता है, बैठ करके, और कहां बिताता है? साउथ के अंतर्गत, दक्षिण भारत के अंतर्गत। औरंगजेब शिवाजी को कहते थे पहाड़ी चूहा। क्यों? औरंगजेब बेचारा यहां से चल रहा है, दिल्ली से यहां चल के आ रहा है सेना लेके, आर्मी लेके, और जैसे लेकर के आया शिवाजी कहां चले गए? पहाड़ों की तरफ चले गए। 1-2 महीने बेचारे ने स्टे किया, बाहर नहीं निकले। छापामार युद्ध प्रणाली जो है वो बहुत मजबूत तरीके की प्रणाली है मराठों की, है ना। और जैसे ही यहां से वापस गया कौन? बाबर, शिवाजी दोबारा से बाहर आ गया, दोबारा से हमला किया, दोबारा से यहां पर कंट्रोल कर लिया। औरंगजेब को दोबारा से बात पता चली तो बेचारा दोबारा से चला वहां से घोड़े पे बैठ के, दोबारा वहां पाया। शिवाजी फिर कहां चले गए? पहाड़ों में चले गए। आजा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तू आता रहे, हम बीच हटते रहेंगे, तू चला जाना, हम वापस से आ जाएंगे, है ना। इस पॉलिसी को बोलते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि टकराने से बेटर क्या है, टकराने की जरूरत ही नहीं है, खेल किसका है? दिमाग का। अपने जीवन के अमूल्य आधे साल कहां बिताता है वो? साउथ के अंतर्गत, लेकिन कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है किसको? औरंगजेब को, ओ शिवाजी को। आगे जाकर के एक व्यक्ति को भेजा जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह, जो पूरी तरीके से घेर करके और बांध देता है किसको? शिवाजी को। और शिवाजी को एक संधि करनी पड़ती है, पुरंदर की संधि, 1600, पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? यह हाल है, 1665 में हुई थी। और इस पुरंदर की संधि के तहत आप देखोगे कि शिवाजी को नजरबंद करके कहां पहुंचाया जाएगा? आगरा के अंतर्गत। शिवाजी मिलने जाते हैं किससे? औरंगजेब से। डील करता है मिर्जा राजा जयसिंह कि यार साथ चल, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया आदमी औरंगजेब। शिवाजी चले जाते हैं, और वहां जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो नॉर्मल वाले जो जमींदार हैं, जो नॉर्मल सामंत हैं, उनकी कैटेगरी में खड़ा करते हैं किसको? शिवाजी को। अब शिवाजी को ये चीज कहां मंजूर थी? इतने बड़े एम्पायर को वो बनाने वाला आदमी, हाइट कम है लेकिन इरादे क्या है? बहुत मजबूत है ना। तो उनके बीच में जब खड़ा कर दिया तो शिवाजी को गुस्सा आया इस बात को लेकर के, और जब गुस्सा आया उसने तलवार निकाली शिवाजी महाराज ने वहां पर। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब जो है वो कैद कर लेता है शिवाजी को। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है, किस भवन के अंतर्गत कैद करता है? आगरा के भवन के अंतर्गत। आगरा के अंतर्गत एक जगह जयपुर पैलेस। और ये सवाल पूछा गया था कि जयपुर पैलेस कहां पर स्थित है, और ज्यादातर बच्चों ने उसका आंसर क्या दिया पता है? जयपुर। जबकि वह कहां पर? आगरा के अंतर्गत। वहां से कहा जाता है, कैसी खूब सारी कहानियां हम पढ़ेंगे कि वहां से वो जो शिवाजी है वो एक फल की टोकरी के अंतर्गत छिप करके आते हैं, दोबारा से फिर वहां पहुंचते हैं और दोबारा से वही परेशान करते हैं। किसको परेशान करते हैं? औरंगजेब को। जब तक शिवाजी यहां पर है तब तक कंट्रोल नहीं कर पाते वो मराठों को। छत्रपति ही कहलाते हैं मराठे उस समय पर। क्या कहते हैं? छत्रपति कहते हैं। महाराज को क्या कहते हैं? छत्रपति। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं पूरा का पूरा। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही आगे जाकर के कुछ पेशवा आप पढ़ोगे, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, और जैसे ये पेशवा हिंदुस्तान के अंतर्गत आएंगे आप देखोगे छत्रपति की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन, और पेशवा क्या हो जाएंगे? ऊपर। पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री। और जैसे पेशवाई पद ऊपर आया, छत्रपति अपने आप कहां चले गए? डाउनफॉल के अंतर्गत चले गए। मराठे, एक युद्ध होगा आगे जाकर के अहमद शाह अब्दाली का मराठों के साथ में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1764 61, पानीपत का तीसरा युद्ध
61 के 64? बताओ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? कोई बताएगा यूट्यूब पे ऑनलाइन जो क्लास ले रहे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? बताओ जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। इस दौर के अंतर्गत आप देखोगे कि पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय, उसका एक चचेरा भाई है सदाशिव राव, और उसका एक बेटा है विश्वास राव, जिसे उसका पूरा नाम क्या? विश्वास राव भाऊ। नया लड़का है, 25-30 साल का, ना युद्ध का अनुभव है, लेकिन अपने आप में मतलब जब इतनी बड़ी आर्मी है उसके पास में 1 लाख की, तो उसको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मराठे यहां पे गलती करते हैं बहुत बड़ी। युद्ध कहां पर होगा? पानीपत के अंतर्गत 64 में। बहुत बढ़िया, आर्यन ने श्रवण ने इसका आंसर दिया 64, बिल्कुल सही है। युद्ध कब होगा? 64 में। तुम 3 साल पहले करवा रहे युद्ध को। पूनम ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। युद्ध कब होगा? 1764 में। मराठे हेल्प मांगते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता मराठों की। क्यों? क्योंकि मराठे तो धींगा मस्ती करते थे। आप देखोगे 2 ट्रैक से चौथ और सरदेशमुखी, कौन कौन से? चौथ और सरदेशमुखी, इनका जम बन कर जाएगा तो रात के 2 बज रहे हो कहीं पर ही पहुंच जाते थे। रात के 2 बजे भी हमला कर दिया भाई कि ला भाई पैसे दो। सारे राज्यों को परेशान कर रखा था किसने? इन मराठों ने। तो कौन हेल्प करेगा? कोई हेल्प नहीं करेगा। और जब सूरजमल, महाराज सूरजमल जो है भरतपुर के शासक है ना, जिन्हें कहा जाता है जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून, जब वो हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। वो कौन? हाँ सॉरी, 1761 है, 64 बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, 1761 में होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। अंजू बोल रही है लाल पेन से लिखो, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अंजू की बात तो माननी पड़ेगी भाई। हाँ चलो, 1761 में होगा, सॉरी। उसके बाद आप देखोगे कि जब सूरजमल बोल देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा इस युद्ध के अंतर्गत, महाराजा सूरजमल उसको बोलते हैं। अब इनका एक सिस्टम क्या था मराठों का, ये पूरी की पूरी आर्मी तो लेके चलते थे, आर्मी के साथ में लुगाइयां लेके चल रहे, दासियां लेके चल रहे, मतलब कंट्रोल नहीं है भाइयों का। सूरजमल ने कहा कि एक काम करो, यहां तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, भरतपुर के अंदर छोड़ जाओ महिलाओं को, क्योंकि युद्ध के अंतर्गत आप देखोगे पूरा का पूरा युद्ध जो है उसका एक माहौल अलग होता है। वहां पर पता नहीं कौन सी कंडीशन हो जाए। मराठों को भरोसा नहीं था भरतपुर वालों पर, ना भाई भरतपुर में छोड़ेंगे भाई लुगाइयों को। और यही एक कारण था कि सूरजमल उस युद्ध के अंतर्गत नहीं गए, ठीक है ना, ये एक मूल कारण था। और कहा जाता है कि जब वो युद्ध होगा अहमद शाह अब्दाली का मराठों के साथ में 1761 में, तो इस युद्ध के अंतर्गत मराठों के पूरे जितने सारे लोग वहां पर गए, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां से कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो शहीद ना हुआ। लाखों की संख्या के अंतर्गत मराठे मारे गए थे अहमद शाह अब्दाली के युद्ध के अंतर्गत। और जब वो मराठे वहां से वापस आएंगे भाग के, तो भागे हुए मराठों को भरतपुर के महाराजा सूरजमल जो है वो शरण देते हैं, उनकी सेवा करवाते हैं, मलहम पट्टी करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं, खर्चा पानी देते हैं कि जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये पैसे वैसे लो और तुम रास्ते अपना चले जाओ। आज भी बहुत सारे मराठे जो हैं वो कहां पर रहते हैं? भरतपुर के अंतर्गत आज भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे मराठे, उनके परिवार जो है वो आज भी मराठों के अंतर्गत है वहां पे, ठीक है ना। तो युद्ध होता है कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। लेकिन मराठे खुद को दोबारा से स्टेब्लिश कर लेते हैं, आगे जाके आप देखेंगे। उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जितने सारे शासक आएंगे सब एक नंबर के कामचोर निकम्मे, उनको मतलब ही नहीं था शासन से। एक शासक आएगा मोहम्मद शाह रंगीला, 6-6 महीने तक हरम में पड़ा रहता था। हरम उसको बोलते हैं जहां पर ये बहुत सारी दासियों को, महिलाओं को रखते हैं, 6-6 महीने तक। जब कोई आकर के बोलता था कि महाराज थोड़ा बहुत चला जाया करो एक बार दरबार के अंतर्गत एंट्री करने के लिए, तो कहते हैं नंगाई दरबार के अंदर आया था, नंगाई, बगैर कोई कपड़े पहने। अब तो किसी की औकात है कि बादशाह से कह दे कि तुमने कपड़े नहीं पहन रखे, बादशाह उल्टा उसको नंगा करवा दे, इसको भी नंगा करो मेरे साथ साथ। ये था मोहम्मद शाह रंगीला, राम भी रंगीला है, नाम के पीछे रंगीला लगा हुआ है। एक है फर्रुख सियर, जिसको कहा जाएगा घृणित कायर, रफीउद्दर जात, रफीउद्दर दौला, ऐसे कई सारे शासक हैं। यानी कि
जिस मुगल शासन का, हाँ बिल्कुल आर्यन, पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। पहला तो सबको पता है 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा जो युद्ध होगा वो 1556 में होगा, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा वाला युद्ध होगा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तुम लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था 61 बोल 64 बोल के, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये सब चीज हो रहा है ना। अच्छा, मराठों को हारने के पीछे एक मूल कारण क्या था? हर आदमी के अंदर एक खासियत होती है। मराठों के अंदर खासियत क्या है? छापामार युद्ध पॉलिसी। और सेकंड चीज क्या है? मराठे कहां पर रहे आक्रमण कर, मतलब ये जो युद्ध हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? पानीपत के अंतर्गत। कहां से चल के आ रहे बेचारे? महाराष्ट्र से। और कहां आ रहे? हरियाणा में। एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है वहां से यहां तक का। अगर युद्ध कहां पर होता, अगर युद्ध वहां पर होता महाराष्ट्र के आसपास, तो जीत निश्चित रूप से किसकी होती? मराठों की। क्योंकि खुले मैदान के अंतर्गत लड़ने में समर्थ नहीं थे कौन? मराठे। उनकी पॉलिसी क्या है? छापामार। आदमी आए बहुत सारे, भीतर छुप गए। जैसे वो लोग वापस गए, लठ मारे, उनमें 2-4 डंडे वंडे मारे, फिर घुस गए जंगल के अंदर। यही तो है। खुलने वाली लड़ने वाली पॉलिसी नहीं है। यहां पर ये जो पानीपत के अंतर्गत 3 युद्ध होंगे, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो दिल्ली से नजदीकी, एक युद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया एक मैदान चाहिए, खुला बड़ा मैदान चाहिए। हाँ बिल्कुल, बक्सर का युद्ध हुआ था सरवन 1764 में, सही बात है। खुला मैदान चाहिए युद्ध करने के लिए। क्या चाहिए? खुला मैदान। अमीना गुड इवनिंग। खुला मैदान चाहिए युद्ध करने के लिए, क्योंकि अगर टीले वेले होंगे तो आप कैसे युद्ध करोगे? उस पर कर नहीं सकते। तो खुला मैदान कहां पर है? पानीपत के अंतर्गत। और यहीं पर एक और चीज है, पानीपत के हरियाणा के आसपास आप देखो कुछ मार्शल कौम रहती है, जाट हुए, गुजर हुए, यादव हुए, ठीक है ना। ऐसे इनका एक सिस्टम है, जो आदमी पैसे दे देगा उसके साथ लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाड़े के सैनिकों ग्रुप में काम करते हैं यहाँ पे। तुम पैसे दे दो, तुम्हारे साथ लड़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैनिक आपको आराम से मिल जाएंगे यहां से, ठीक है ना। ये सब कुछ चल रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखोगे यही दौर चल रहा है जब हिंदुस्तान के अंतर्गत आधुनिक भारत की मतलब आधुनिक भारत आप पढ़ोगे वहां से, आप देखोगे कि कुछ विदेशी कंपनियां कहां पर आती हैं? हिंदुस्तान में। कौन आएंगे सबसे पहले? बताओ। है? सबसे पहले कौन सी गाली आएगी? कौन सी गाली आएगी सबसे पहले? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे? डच। फिर कौन आएंगे? अंग्रेज। फिर कौन आएंगे? डैन। सबसे लास्ट में कौन आएंगे? फ्रांसीसी। ये क्रम याद रखना। पुर्तगाली। सीताराम खोकर बोल रहा है, कहावत है बिना जाटों के किसने पानीपत जीता। सही बात है भाई खोकर साहब, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये क्रम रहेगा अपना। इस क्रम के अंतर्गत आप देखो कि पुर्तगालियों के अंतर्गत आप 3 गवर्नर आपको मूलतः पढ़ने, जिनमें पहला आप पढ़ोगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एफडीए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाल का पहला क्या है? गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद में आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन सा आएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएगा। इसे कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। यही वो व्यक्ति है अल्बुकर्क ही, जो ये कहेगा पुर्तगालियों से कि आओ बेटा सारे के सारे, कहां? हिंदुस्तान में, और यहां पर आकर के यहां की महिलाओं से क्या करो? शादी, और खूब सारे बच्चे पैदा करो। एक महिला से 12-12, 15-15 जितने दर्जन पैदा कर सको उतने करो। क्यों? क्योंकि जितने सारे बच्चे पैदा करोगे वो सब कौन होंगे? कितनी बढ़िया पॉलिसी है इसकी। आने की जरूरत नहीं है यहां पर, आकर के बसने की जरूरत नहीं पुर्तगालियों को। तुम लोग आ जाओ, बस भारतीय महिलाओं से विवाह करो और पुर्तगाली बच्चे बनाओ। है? एक मशीन बनाऊंगा जिसमें क्या डालूंगा? इधर से आलू, उधर से क्या निकलेगा? सोना। हालांकि ऐसा मत जो है वो दिया ही नहीं था कभी, लेकिन तोड़ मोड़ के वो चीजें जो है वो उस तरीके से हो जाती है। ये तो पॉलिटिक्स है। आज के जमाने के अंतर्गत किसी को भी अगर आपको डाउन करना हो, किसी को उठाना हो, तो 2 मिनट का खेल है। आप पैसा करो, आप पैसा लगाओ, आप टीआरपी बढ़वा दो, आप अपनी, सब कुछ पॉसिबल है।
ठीक है ना, तो सब कुछ हो सकता है। तीसरा जो आदमी है जो यहां पर आएगा वायसराय, उसका नाम है नीनोडी कुन्हा। क्या नाम है? नीनोडी कुन्हा। किसी बात को लेकर के गुजरात का शासक है बहादुर शाह, बहस हो जाती है दोनों में। नीनोडी कुन्हा में और किसमें? बहादुर शाह में बहस हो जाती है। दोनों बात कर रहे थे बढ़िया बियर वियर पी के जहाज के ऊपर, पानी का जहाज था। हम नीनोडी कुन्हा को नहीं पता था कि बहादुर शाह को तैरना नहीं आता। बात में दोनों में आपस में क्या हो गई? बहस हो गई। और जैसे ही बहस हुई, धक्का मार दिया किसने? नीनोडी कुन्हा ने। किसको? बहादुर शाह को। बहादुर शाह जी बियर के ग्लास के साथ कहां? नीचे पानी के अंदर, तैरना आता नहीं है। और बहादुर साहब वहीं पे ही खत्म। ये जो पुर्तगीज है, ये पूरे के पूरे भारत के व्यापार को सब पर कंट्रोल करते हैं बढ़िया तरीके से। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक पॉलिसी चलाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका यह मानना था, ये अल्बुड़ा जो है ये चलाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका मानना था अगर आप हिंद महासागर पर कंट्रोल कर लेंगे, पूरा का पूरा व्यापार जो रहा है वो कहां से हो रहा है? हिंद महासागर से। आप सीधे क्या करो, जमीन पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहां पर लड़ो। यहां पे पानी पे आप कंट्रोल कर लेंगे। जितने अगर इनको व्यापार करना होगा सबको, तो व्यापार करने के लिए करेंगे क्या? यहीं से जाएंगे जहाज लेके। और यहां पर हमारा कंट्रोल होगा पूरा, तो हम जाने नहीं देंगे जहाजों को। इस पॉलिसी को आगे जाके कहा जाएगा कार्टस आर्मिडा। जब मॉडर्न पढ़ेंगे ना अपन तो बात करेंगे इसके बारे में। क्या कहा जाएगा? कार्टस आर्मिडा। कार्टस अधिकार पत्र। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, किसी भी शासक को अगर अपना व्यापार करना है, जहाज अपना उतारना है हिंद महासागर के अंतर्गत, तो हमसे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति, परमिशन। तुम ताज्जुब करोगे, मुगल शासक अकबर अपने समय का टॉप एम्परर है, बढ़िया सेना उसके पास, बढ़िया आर्मी है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं थी कहां पर? पुर्तगालियों से उलझने की। वो भी पुर्तगालियों को क्या देता है? दस्तक देता है। अकबर की बात कर रहा हूं। ये है पुर्तगाली, है ना। और ये जो आर्मिडा, आर्मिडा का मतलब क्या होता है? आर्मी। मतलब आपका जो जहाज चलेगा, आपके जहाज के पीछे पीछे क्या चलेगी? आर्मी चलेगी। किसकी? पुर्तगाल की आर्मी, नौसेना जो है वो चलेगी। क्यों चलेगी? ताकि आपके जहाज को सुरक्षित भेज दिया जाए और आपके माल को वापस सुरक्षित लाया जाए। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? कार्टस आर्मिडा। आगे जाकर के इन पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए कौन आ गए? डच। और डच जब आ गए, और डचों के बाद में कौन आएंगे? अंग्रेज। तो पुर्तगाली यहां पर एक करार करते हैं अंग्रेजों के साथ में। क्या करार करते हैं? पुर्तगाली एक राजकुमारी है, कैथरीन बिग्रेंजा। क्या नाम है? कैथरीन बिग्रेंजा। और उसके आप विवाह कर देते हैं ब्रिटिश राजकुमार के साथ में। और बदले में दहेज में क्या देते हैं? बंबई। दहेज में जैसे देते हैं जैसे बंबई इनके बाप का है। विवाह कौन कर रहे हैं? लड़के वाले कौन है यहां पे? लड़के वाले कौन? अंग्रेज है। और लड़की वाले कौन है? पुर्तगाली। और दहेज में क्या दे रहे हैं? बंबई। जैसे आज तुम बोल दो भैया कि शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और दहेज में मैं तुमको ये 3-4 प्रांत देता हूं, पाकिस्तान ले लो, लाहौर ले लो, है लाहौर के अंदर और भी चाहिए तो कराची भी ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन फिर भी देते हैं भाई बंबई। और आगे जाकर के आप देखोगे कि बंबई को मात्र कुछ 10 पाउंड पे वार्षिक पे और ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है। कौन? ये क्या नाम है इसका? राजकुमार जो है। कितना पाउंड? 10 पाउंड वार्षिक। इसके कौन से बाप को जा रहा था? ले लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है ना। ये है बंबई। इधर ये जो डच है, इन डचों को अंग्रेज सल्टाएंगे। आगे जाके युद्ध होगा बेदरा का युद्ध 1759। याद रखना, ये सवाल पूछा था काफी बार एग्जाम के अंतर्गत कि डच जो है, डचों को कौन सी महाशक्ति ने भारत से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध होगा बेदरा का युद्ध 1759 में, और डचों को लात मार के यहां से बाहर करते कौन? अंग्रेज। फाइनली रवि कुमार बोल रहा दहेज में तो सारे नेताओं को दे दो, ले जाओ उन्हें पाकिस्तान। हाँ सही है बेटा, हाँ, ताकि तुझे बना दे प्रधानमंत्री यहां का है। ये है कौन सा युद्ध होगा? बेदरा का युद्ध 1759। किस किस के बीच में होगा? अंग्रेजों डचों के बीच में होगा। एक शक्ति है फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक मुकाबला चला है खूब। जब भी गड़बड़ होगी या हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर कहीं पर भी,
वो किस किस के बीच में होगी? फ्रांसीसियों के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। अगर ब्रिटेन में कहीं पर भी कोई, यूरोप के अंतर्गत अगर कहीं पर भी कोई संघर्ष हो रहा है फ्रांसीसियों में और ब्रिटेन में, तो यहां पर भी कंपनियां बनी हुई है किसकी? ब्रिटेन के, फ्रांसीसी की। तो जब वहां पर संघर्ष होगा तो अपने आप कहां स्टार्ट हो जाएंगे? यहां पे। तुम लोगों ने देखा होगा गांव में बहुत बार लड़ाई हो जाती है किसी की, अगर एक पक्ष ने मिलकर के दूसरे पक्ष को सूद दिया बढ़िया अच्छे से, उसके दोनों बच्चे यहां जयपुर के अंतर्गत रहते हैं मान के चलो, और उस जिस पार्टी को पीटा वो पार्टी का बच्चा भी यहां रहता है जयपुर के अंदर, है ना? तो उसका और तो जोर चलेगा नहीं। उसको क्या मतलब है कि वहां जाए गांव के अंदर सल्टा करा, वो क्या करेगा? वो भाई आएगा सीधा है, और वो जो बच्चा उसका जयपुर के अंदर रह रहा है उसकी धुलाई करना स्टार्ट कर देगा। बदला तो लेना है ना, खून का बदला खून, और लात घूसे का मतलब बदला लात घूसा, ऐसे लेगा वो। अच्छा ठीक है ना, ये है। इसके बाद में युद्ध होगा, याद रखना, युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? ये बांडीवास का युद्ध जो है 1760 में होगा। कब होगा? 1760 में। आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको कि आंग्ल कर्नाटक बोर्ड जो होते हैं उनके तहत एक अंतिम युद्ध होता है, कौन सा? बांडीवास का युद्ध 1760 में। और इस बांडीवास के 1760 के युद्ध के अंतर्गत आप देखोगे कि फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर है वो है लाली। फ्रांसीसी सेना का कमांडर कौन है? लाली। और अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन है? आयरकूट। अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन है? आयरकूट। और इस बांडीवास के 1760 के युद्ध के अंतर्गत आयरकूट ने किसको कूट दिया? लाली को। लाली खत्म। किसने कूटा है? आयरकूट ने। किसको कूटा है? लाली को। और आप देखोगे कि हिंदुस्तान के अंतर्गत फिर अपनी जो चीजें हैं वो फ्रांसीसी समेटने लग जाते धीरे धीरे 1760 के बांडीवास के युद्ध के बाद में। और उसके बाद की घटना तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान में 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, 64 में होगा बक्सर का, और 1757 से लेकर के 1857 तक आप देखोगे अलग अलग तरीकों से लूटा जाएगा किसको? भारत को। नाम सुना दादा भाई नौरोजी का? द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वो किताब लिखते हैं पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके अंतर्गत वो एक सिद्धांत देते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। वो कहते हैं कि कैसे किसी भी इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए सस्ते, मजदूर, पैसा चाहिए, और कच्चे माल जब बन गया है तो उस कच्चे माल को खपाने के लिए बढ़िया वाला क्या चाहिए? बड़ा मार्केट चाहिए। ये चारों चीजें अंग्रेजों ने कहां से ली? हिंदुस्तान से। हमारे यहां से कच्चा माल उठाया, जहाजों के अंतर्गत भरा, इंग्लैंड के अंतर्गत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं लिवरपूल और मैनचेस्टर, वहां पर जाकर के पक्के माल में कन्वर्ट किया, और उस सारे माल को वापस से लेकर के कहां गए? हिंदुस्तान में बेचने के लिए। यहां बेच दिया, खूब सारा पैसा उठाया और वापस कहां ले गए? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अंतर्गत कर ली औद्योगिक क्रांति। पढ़ते हो ना, भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो भाप के इंजन में जो धुआं चल रही है ना, वो किसके पैसे की है? हमारे पैसे की है। जितना सारा डेवलपमेंट ये लोग करते हैं वो सारा पैसा कहां का है? अपने यहां का, पूरा टोटल। अलग अलग पॉलिसी चलाएंगे लोग, यहां पर स्थायी बंदोबस्त चलाएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाएंगे, महलवाड़ी चलाएंगे। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर को और हमारे यहाँ के आप देखोगे उसको हस्तकरघा उद्योग को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, बर्बाद, एकदम खत्म। ठीक है ना? बहुत प्रकार के लाग बाग टैक्स जो है वो किसान के ऊपर लाद देंगे, तो अपने आप जमीन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी हम लोगों के साथ में, तो जब आदमी का भर जाता है ना गला, एकदम पूरा नाक तक भर जाती है चीजें, तो आप क्या करेंगे? आप प्रतिरोध करेंगे। और प्रतिरोध के अंतर्गत आप देख पढ़ोगे 1857 की क्रांति, और उस क्रांति को भी ये लोग अलग अलग नाम देंगे। कोई कहेगा सैनिक विद्रोह था, कोई कहेगा हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के खिलाफ षड्यंत्र था। अंग्रेज कहते हैं असभ्य और सभ्य लोगों के बीच का संघर्ष था। अंग्रेज क्या कहते हैं? असभ्य और सभ्य लोगों के बीच का संघर्ष था। उनको ये पता नहीं घरों को कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता किसकी है? हिंदुस्तान की है, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। लेकिन उन लोगों ने प्रचार ऐसा कर रखा था हमारे सामने कि देखो बेटा, तुम जो लोग हो ना, तुम काले, हम तो एक गोरी चमड़ी के लोग, है ना? हमारा जो जन्म हुआ हमको ईश्वर ने भेजा है यहाँ पे भारत के अंतर्गत, हम नहीं आए खुद, हमको ईश्वर ने भेजा है। और क्यों भेजा है? ताकि हम तुम काले लोगों पर रूल कर सके, तुम लोगों को असभ्य से क्या बना सके? सभ्य बना सके। तुम तो जंगली, जाहिल और गंवार हो। ये थ्योरी चलती है आगे जाके, इस थ्योरी का नाम है
बाइट्स बर्डन थ्योरी, श्वेत भार का सिद्धांत, ये पॉलिसी लेकर के आते हैं। वो तो ये कहते हैं तुम्हारे यहां पे है क्या, वो तो हम लोगों को पिग बोलते थे, सुअर बोलते थे अंग्रेज हिंदुस्तानियों को। वो ये कहेंगे आगे जाकर के कि ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड रेस्टोरेंट के अंतर्गत, क्लब्स के अंतर्गत। अभी आप जो पार्टी करते फिरते हो ना हर जगह, कहीं चले गए पार्टी कर ली बढ़िया, पहले क्लब के अंतर्गत और रेस्टोरेंट के अंतर्गत आपकी एंट्री नहीं थी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या लिखा होता था बाहर, काले कुत्ते और भारतीय का, काले भारतीय और कुत्ते का प्रवेश करना मना है। मूवी देखिए एक मर्द, अमिताभ बच्चन की, जिसके अंतर्गत वो तांगे में बिठा करके और कुत्ते को कहां घुस जाता है, अंग्रेजी पूल के अंतर्गत घुस जाता है। वो बेसिकली इस चीज को लेकर के है कि देख भाई इंडियन भी आ गया अंदर और कुत्ता भी आ गया काला, दोनों कहां आ गए, हम अंदर आ गए। ये चीजें चलती हैं। तो वो 1857 क्रांति होगी, उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे बहुत सारे नेता हैं अपने, जैसे बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के अंतर्गत उसको नेता बना देंगे। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मंगल पांडे का। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी का 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक जवान है जो गोली मार के हत्या कर देता है बाघ और ह्यूशन की। और उसके बाद आप देखोगे कि क्रांतिकारी हैं, वो क्रांति की स्टार्टिंग कर देते हैं। मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और दिल्ली को लोग घेर लेते हैं। निकलसन और हडसन वापस से दिल्ली पर कंट्रोल करते हैं और निकलसन इस दिल्ली पे कब्जा करने के टाइम पे मारा जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे अवध का एक नवाब है वाजिद अली शाह, नाम सुना है, बहुत अय्याश आदमी था। उसके बारे में कहते हैं कि दरबार के अंतर्गत उसने, जो दरबार में जितनी सारी महिलाएं थी उसने किसी को नहीं छोड़ा उसमें से, इतना अय्याश टाइप का आदमी था। बहादुर शाह, क्या नाम उसका, क्या नाम है, वाजिद अली शाह। और इसके बारे में एक बहुत लाइन फेमस है कि जब अंग्रेजों ने घेर लिया था ना किसको, अवध को, तो भाई को कोई जूती पहनाने वाला नहीं था, झूले पे बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था, झूले पे। और जब उसको कहा किसी ने आकर के कि अंग्रेज आ गए भागो यहां से, वो कहता है मेरा जूता पहनाने वाला कहां गया, उसको भेजो। अब जूता पहनाने वाला जूता पहनेगा खुद बढ़ेगा, इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि कोई जूता पहनने वाला था नहीं उसको। तुम सोचो कैसा आदमी रहा होगा वो। अंतिम नवाब कौन है, वाजिद अली शाह। इसी की पत्नी है अवध की बेगम हजरत महल। कहां तो ये डरपोक आदमी और कहां उसकी लुगाई को देख रहे हो बेचारी कितनी मजबूती के साथ में अंग्रेजों का मुकाबला करती है, हाथी पे बैठ करके खूब सारा मुकाबला करती है। लेकिन जब उसको लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो वो भाग करके कहां चली जाती है, नेपाल चली जाती है। एक और आदमी भागता है नेपाल के अंतर्गत, नाना साहब। दोनों ने क्या कनेक्शन था आपस में, बेगम भी कहां भागी, नेपाल भागी, और नाना साहब भी कहां चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे। आगे जाकर के अवध पे कुशासन का आरोप लगाया जाएगा, है ना, यानी कि आप जो ठीक तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं रहे। एक आउटरम की रिपोर्ट आएगी, किसकी रिपोर्ट आएगी, आउटरम की। और उस आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर आप देखोगे कि अवध पर किसका आरोप लगा देंगे, कुशासन का, और अवध को कंट्रोल में ले लेंगे। अवध के बारे में एक बात याद रखना, अवध बहुत बढ़िया फ्रेंडली राज्य रहता है अंग्रेजों का। सीताराम बोल रहा मैं होता तो जूते मारता, पहनाता नहीं। सही है बेटा, तेरे जैसे 30 मार खाते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा एक तरफ एक और वीरांगना है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चमक उठी सन 57 में बैतलवार पुरानी थी, सुना है ना, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। वाकई में बहुत गजब की महिला है, 25 ईयर्स ओल्ड है, 25 साल की। हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, जिस बच्चे को गोद लिया है वो बच्चा पीठ पर बंधा हुआ है। मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत शानदार मुकाबला करते हैं अंग्रेजों के साथ, और वो सब ओरिजिनलिटी है। आप देखोगे कि एक तलवार संगीन जो होती है, संगीन वो महारानी लक्ष्मीबाई के बाईं तरफ घुस जाती है पूरी की पूरी, एक गोली लग जाती है, और तब भी दोनों हाथे तलवार हमने क्या कर रही है, मुकाबला कर रही है अंग्रेजों को। बहुत बड़ी बात है बेटा। पीछे से एक अंग्रेज आकर के सर पे मार देता तलवार, तब भी लड़ रही होती है, बेहोश हो जाएंगी आगे जाके। लेकिन मतलब उस माहौल के अंतर्गत भी, है ना, आप देखोगे आगे जाकर के कि अंग्रेज जो है अधिक, वो क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई के बारे में, कि इस पूरे के पूरे मैदान के अंतर्गत एकमात्र मर्द अगर कोई है तो वो कौन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, एकमात्र मर्द। इन सारे सोए हुए मर्दों के, आदमियों के अंतर्गत अगर कोई मर्द है तो वो कौन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। इसके बाद आप देखोगे कि वापस से कंट्रोल में कर लेते हैं अंग्रेज हिंदुस्तान को, और बहुत बुरी तरीके से इस विद्रोह को कुचला जाएगा।
अच्छा, एक और व्यक्ति है, आप लोगों ने नाम सुना है उसका, क्या नाम है? आरा, एक जगह आरा, आरा का नाम सुना है? आरा जगदीशपुर बिहार में। आदमी का नाम क्या पता? कुंवर सिंह। क्या नाम है? बाबू कुंवर सिंह। उम्र पता है कितनी साल है इसकी? 80 साल। तुम सोच नहीं सकते। और तुमको पता है एकमात्र व्यक्ति है 1857 क्रांति के अंतर्गत जो अंग्रेजों को कईयों बार पराजित करता है। कितने साल का? 80 साल का। आप बुढ़ा नहीं कह सकते। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, कौन कहता है बुढ़ा हूं, दिल तो अभी जवान है। उससे आई एम ओल्ड, हार्ट इज स्टिल यंग। बहुत, ये जो बाबू कुंवर सिंह है, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बार हराता है अंग्रेजों को। हर बार, हर मुकाबले के अंतर्गत हराता है। एक गोली लग जाती है, 80 साल के आदमी है, जज्बा देख रहे हो। गोली लग जाने के बावजूद भी अपने हाथ से, अपने अपने तलवार से अपने हाथ को काट के फेंक देते हैं, क्योंकि वो जो गोली का असर है पूरी बॉडी के अंतर्गत ना फैल जाए। सोचो कितने मजबूत आदमी रहे होंगे बाबू कुंवर सिंह। फिर 1858 का अधिनियम आता है हिंदुस्तान के अंतर्गत, सबको पता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है वो किसने अपने हाथों में ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद लगातार चीजें चलती रहेंगी। आगे जाकर के आप देखोगे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। 1885 से 1905, 1905 से 1919 आप दो चीजें इसके अंतर्गत देखोगे, एक तरफ उदारवादियों का होल्डअप रहेगा, एक तरफ उग्रवादियों का होल्डअप रहेगा। बंबई के अंतर्गत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन करेगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऐसी बहुत सारी बातें अपन लोग करेंगे, लेकिन एक बेसिक कहानी जो है वो समझ में आएगी नहीं, मोटी मोटी, ठीक है ना? इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो ये बेसिक क्लास 2-3 4 ही चलेंगी। अब ये तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया आपको, एंसेंट से लेकर के मॉडर्न तक का। जब मैं एंसेंट पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और हर्षवर्धन तक का जो भी कहानी के रूप में है पूरा का पूरा, वो सब आपको बताऊंगा। तो कैसे रही क्लास? अभी तो वास ही ले रहा है तू, रात को सोया नहीं था क्या? चलो तो अपन मिलेंगे फिर वापस, ठीक है? नमस्कार।